हेलो। जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम बात करेंगे फिजिक्स जो है उसके बेस्ट एमसीक्यू मतलब जितने भी क्वेश्चन आंसर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जब हम क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन कर रहे होंगे उस टॉपिक से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे हम सबके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। बने रहिए सेशन के लास्ट तक, बिल्कुल मज़ा आने वाला है। सेशन पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें तथा शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर में कंजूसी मत कीजिए। आप जिस भी ग्रुप से जुड़े हैं सभी ग्रुप में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। आपको जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। देखिए, जो भी हमको बात करना होगा सेशन के लास्ट में करेंगे। शुरुआत करते हैं अपने क्लास की, जिसका पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, पराश्रव्य तरंगे वे हैं जिनकी आवृत्ति परिसर, मतलब हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि पराश्रव्य की तरंगे जो होते हैं इसकी आवृत्ति कितनी होती है। अगर हम तरंगों की बात करें तो तरंगे हमारे कितनी प्रकार की होती हैं? तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। पहली जो तरंगे होती हैं वो अपश्रव्य तरंगे होती हैं। अपश्रव्य तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनका आवृत्ति जो होती है वह 20 हर्ट्ज से कम होती है। इनको क्या हम लोग सुन नहीं सकते। 20 हर्ट्ज से कम मतलब जो बहुत बड़े आकार की वस्तुएं होती हैं, ठोस वस्तुएं, उसमें ये जो है ध्वनि उत्पन्न होती है 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति की, जिसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं। दूसरे प्रकार की, अगर ये पहले प्रकार की थी, दूसरे प्रकार की जो तरंगे होती हैं वह श्रव्य तरंगे होती हैं। ये तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होते हैं। जो हम लोग तरंगे सुनते हैं, जिस ध्वनि को हम सुनते हैं उसकी आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इसको क्या करता है? मनुष्य को सुनाई देने वाली, मनुष्य सुनता है इनको, मनुष्य जिनको सुनता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं। इसके बाद 3 नंबर की जो हमारी तरंगे आती हैं वह पराश्रव्य तरंगे आते हैं। पराश्रव्य तरंगों की अगर हम बात करें तो पराश्रव्य तरंगे वो तरंगे होती हैं जिनकी आवृत्ति जो होती है वह 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, मतलब इनसे अधिक होती है। प्लस यहाँ पर कर दे, प्लस यानी कि इससे क्या होती है? ऊपर होती है। तो पराश्रव्य तरंगे जो होती हैं इसको मनुष्य समझ नहीं सकता है। तो पराश्रव्य तरंगों को भी मनुष्य जो सुनता है वो सिर्फ 20,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज के मध्य वाली तरंगों को सुनता है। पराश्रव्य तरंगे जो होती हैं इनको कौन सुनता है? जैसे हमारा कुत्ता हुआ, या फिर बिल्ली हुई, या फिर चमगादड़। चमगादड़ जो होता है वो भी। तो अब पराश्रव्य तरंगे कौन सी होती हैं? जिनकी आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? देखिए, शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? हमारे पास कितने माध्यम होते हैं? ठोस, द्रव और गैस। शुष्क वायु में हमसे पूछा जा रहा है। अगर हम शुष्क वायु की बात करें यानी कि गैस की बात करें या शुष्क वायु की बात करें तो इसमें ध्वनि की जो चाल होती है वो कहीं कहीं 330 या 332 लिखा होता है। ठीक, गैस या शुष्क वायु में जो होती है ध्वनि की चाल होती है 330 या 332 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अगर द्रव की बात करें तो द्रव में जो इसकी चाल होती है ध्वनि की वह होती है 1200 मीटर पर सेकंड। ठोस वस्तुएं जो होती हैं, ठोस वस्तुओं में ध्वनि की चाल जो होती है वो 4000 मीटर पर सेकंड होती है। तो इतनी बात समझ में आई। गैस यानी कि शुष्क वायु में कितना होता है? 330 या 332, द्रव में 1200 मीटर पर सेकंड, ठोस वस्तुओं में 4000 मीटर पर सेकंड। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है? शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 332 मीटर पर सेकंड। ठीक, आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्त्रियों में ध्वनि पतली होती है, क्यों? मतलब स्त्रियों की जो आवाज होती है वो पतली होती है, क्यों? ये हमसे पूछा जा रहा है। तो जो
स्त्रियों की आवाज़ होती है उसकी आवृत्ति क्या होती है, ज़्यादा होती है। आवृत्ति ज़्यादा होने के कारण उसका तारत्व जो होता है वो भी बढ़ जाता है। तो तारत्व जिसका अधिक होगा उसकी आवाज़ जो होगी वह पतली होगी। आवृत्ति जिसकी बढ़ेगा उसका तारत्व बढ़ेगा और उसकी आवाज़ क्या होगी, पतली होगी। तारत्व बढ़ने के कारण जो तारत्व होता है यह बढ़ने के कारण जो आवाज़ होती है वह तीक्ष्ण होती है, तीखी होती है। इसीलिए महिलाओं की आवाज़ जो होती है कड़वी होती है। यानी कि महिलाओं की आवाज़ क्यों तो कड़वी होती है, तीक्ष्ण क्यों होती है, तीखी क्यों होती है, क्योंकि उनका तारत्व जो होता है वह अधिक होता है। ठीक, समझ में आई बात। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। इतनी बात समझ में आई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। मतलब जो जैसे हम बोल रहे हैं और आपको सुनने के लिए, मतलब आमने सामने खड़े हों हम कुछ दूरी पर, तो अगर आप बोलें वो हमको सुनने के लिए कितनी दूरी की आवश्यकता होगी, तो वो 17 मीटर की आवश्यकता होगी। अगर 17 मीटर से कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए सुनने में बहुत आसानी होगी, वो उसको आसानी से समझ सकता है। अगर इससे ज़्यादा दूरी बढ़ जाए तो आवाज़ तो समझ में नहीं आएगी। ठीक, तो एक स्पष्ट ध्वनि, मतलब स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर। इतनी बात समझ में आई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ये तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। देखिए, किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो गामा किरणें जो हमारी होती हैं, गामा किरणों की वेधन क्षमता जो होती है सबसे अधिक होती है। इसका प्रयोग जो होते हैं कीटनाशक के रूप में करते हैं और रेडियोथेरेपी के रूप में करते हैं। ठीक, एक्स किरणें जो हमारी होती हैं, इन एक्स किरणों की जो हमारी एक्स किरणें होती हैं, एक्स किरणों का जो उपयोग करते हैं वह डॉक्टर लोग करते हैं। एक्सरे, एक्स किरणों का उपयोग जो करते हैं उसका एक्सरे के फॉर्म में एक्सरे करने के लिए करते हैं, टूटी हड्डी देखने के लिए करते हैं। ठीक, इन अल्ट्रासाउंड करने के लिए इन सब में किसका प्रयोग करते हैं, एक्सरे का प्रयोग करते हैं, एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। पराबैंगनी किरणें कौन सी होती हैं। अब अगर हम आपसे कहें कि पराबैंगनी किरणें कौन सी होती हैं, तो पराबैंगनी किरणें पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से प्रकाश आता है वो कैसे आता है, पराबैंगनी किरणों के माध्यम से। सूर्य से प्रकाश जो आता है वह पराबैंगनी होता है। अब पराबैंगनी किरणें जो होती हैं इसको अवशोषित कर लेते, मतलब रोकता कौन है, हमारे वायुमंडल में एक ओजोन परत पाई जाती है, O3। ओजोन जो परत है वह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और प्रकाश को आगे भेजती है। ठीक, पराबैंगनी किरणें अगर डायरेक्ट किसी के शरीर पर पड़ती हैं, तो डायरेक्ट अगर किसी के शरीर पर पड़ेंगी तो उसका शरीर जैसे जल जाएगा, लाल पड़ जाएगा, जैसे छील जाएगा, या फिर स्किन कैंसर यानी कि त्वचा का कैंसर भी हो सकता है पराबैंगनी किरणों के माध्यम से। तो ये इतना खतरनाक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं। तो किस तापमान, देखिए कहाँ पूछा जा रहा है कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमापियों के तापमान एक समान होते हैं। यहाँ पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो हैं ये तापमान के ही मात्रक हैं। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान के ही मात्रक हैं। ठीक, अब कह रहा है कि हमसे किस ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट एक समान होंगे, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री सेंटीग्रेड जब तापमान होगा तब वहाँ पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। जूल कार्य का भी मात्रक होता है। सेल्सियस जो होता है यह तापमान का मात्रक होता है। सेल्सियस किसका मात्रक होता है, तापमान का मात्रक।
फ़ारेनहाइट भी तापमान का मात्रक होता है, यह भी तापमान का मात्रक है। वाट जो है यह शक्ति का मात्रक है। वाट जो हमारा है यह शक्ति का मात्रक है। ठीक, शक्ति का मात्रक एक और होता है, हमने बताया था, हार्स पावर। कौन सा होता है? हार्स पावर। पावर, एक हार्स पावर कितना? एक हार्स पावर जो होता है एचपी, एक हार्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट। एक हार्स पावर कितना होता है? 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर का ताप होता है, मानव शरीर का ताप कितना होता है? तो मानव शरीर का ताप जो होता है वह 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर फ़ारेनहाइट में अगर बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही होगा। देखिए, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो तापमान का मात्रक होता है वो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों क्या है? तापमान के मात्रक हैं। तो यहाँ पर अगर तापमान सेंटीग्रेड में देखेंगे तो 37 सेंटीग्रेड होगा, और फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट मानव के शरीर का तापमान जो होता है औसतन होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिक होता है? ऐसा कौन सा ताप है जहाँ पर पानी का जो आयतन हो जाए वह कम से कम हो और उसका घनत्व जो है बढ़ जाए? ठीक, ये बात हमसे पूछी जा रही। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी का आयतन होता है वो कम होता है तथा घनत्व जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। शुद्ध पानी भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। 0 डिग्री की अगर बात करें, जल्दबाजी में अगर यहाँ पर न्यूनतम देख के अगर जल्दबाजी में 0 लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? यह द्रव का हिमांक होता है। यह क्या होता है? द्रव का हिमांक होता है। इतनी बात समझ में आई? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? तो विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक किसकी होती है? तो विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक पानी की होती है, और सबसे कम जो होती है वह हीलियम की होती है। सबसे कम किसकी होती है? हीलियम की। सबसे ज़्यादा पानी की, सबसे कम हीलियम की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यूनतम संभव ताप कितना है? वह ताप जो सबसे न्यूनतम हो। न्यूनतम संभव ताप कितना है? तो 273 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। माइनस का 273 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा न्यूनतम संभव ताप है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है? ठोस वस्तुएं जो होती हैं उसमें ऊष्मा का जो संचरण होता है वो किस माध्यम से होता है? तो उसमें संवहन माध्यम से होता है। उसमें क्या होता है? संवहन माध्यम से होता है। विकिरण क्या होता है? जैसे धूप में क्या आप कपड़ा डालते हैं तो उस पर किरणें प्रकाश की पड़ती हैं जिसके कारण वह सूख जाता है। तो ये क्या है? विकिरण। सूर्य का प्रकाश जो होता है वो विकिरण के माध्यम से आता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उबलते जल के अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा कम होती है, ज़्यादा होती है, एक समान होती है या नहीं होती है? 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। देखिए, पानी जो हमारे पास होता है, पानी और या भाप। अच्छा बताइए, भाप कब बनता है? जब पानी को हम ज़्यादा गर्म करते हैं। जैसे भगोना में हम पानी रखते हैं, अब उसको हम जितना ज़्यादा गर्म करेंगे तभी तो भाप बनता है। जब ज़्यादा भाप बनता है, जब पानी जब ताप को नहीं सह पाता है तो वह भाप रूप में अपने जल को परिवर्तित हो जाता है। तो भाप में क्या होती है? गुप्त ऊष्मा जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है, अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? अभी मैंने बताया सूर्य की जो ऊष्मा होती है वह पृथ्वी पर कैसे आती है, किस
माध्यम से आती है तो विकिरण के द्वारा आती है। वह प्रक्रिया जो है वह कौन सी है? विकिरण की प्रक्रिया है। ठोस में ऊष्मा संवहन के द्वारा आती है। ठोस में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है? संवहन द्वारा। अब हमको बताइए, पृथ्वी से जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? सूर्य का जो प्रकाश है वह पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड। ठीक, 8 मिनट 16.6 सेकेंड पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। अच्छा, हम अगर निर्वात में प्रकाश की चाल की अगर बात करें तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। किलोमीटर में अगर हम बात करें तो 3 × 10⁵ हो जाएगा, क्योंकि 3 जीरो कट जाएंगे। हम 1000 से भाग देंगे, 3 जीरो कट जाएंगे, तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। ठीक, इतनी चाल होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन प्रकाश है। प्रकाश कैसा है? अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रकाश जो हमारा है वह वैसे तो अनुप्रस्थ तरंगे है, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगे भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों ऑप्शन जो हमारे हैं सही हैं। तो ए और सी हमारा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे भी होती हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगे भी होती हैं। अगले क्वेश्चन, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में, अभी बताया मैंने, निर्वात में जो होती है प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, और ठोस वस्तुएं जो होती हैं, ठोस वस्तुओं में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। निर्वात में सबसे ज़्यादा और ठोस में सबसे कम होती है। अभी मैंने बताया निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर इसको हम किलोमीटर में बदलें तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? देखिए, अब यहाँ पर गुणा करा दिया गया। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वह 3 लाख होती है। देखिए 3 लाख को यहाँ पर रख दें, 3 × कितने जीरो, 1 2 3 4 5, तो × 10⁵ अभी मैंने पीछे बताया 3 × 10⁵ क्या होता है? किलोमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर किलोमीटर पर सेकंड है, हाँ सही। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही होगा। अब यहाँ पर ये जो 1120 देख रहे हैं, चलिए 1120 नहीं, जो हम पलायन वेग की बात, 1120 नहीं, पलायन वेग की अगर बात करें तो 11.2 किलोमीटर जो होता है, किलोमीटर पर सेकंड, ये क्या होता है? पलायन वेग होता है। जैसे हम किसी वस्तु को अगर पृथ्वी से हम फेंक दें ऊपर, जैसे इस मोबाइल को हम पृथ्वी से ऊपर फेंक दें 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेग से, तो यह कभी वापस नहीं आएगा। ठीक, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? हमसे पूछा जा रहा है किस रंग का प्रकाश जो होता है उसमें प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो बैंगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे अधिक होता है। ये क्या होता है? सबसे अधिक। अब जब सबसे अधिक की बात कर रहा है, सबसे कम वाला भी जान लें, तो सबसे कम किसका होता है प्रकीर्णन? लाल रंग का। किसका होता है? लाल रंग का। तो ये क्या होता है? सबसे कम प्रकीर्णन। सबसे कम किसका होता है? लाल। सबसे ज्यादा किसका होता है? बैंगनी। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किस रंग का अपवर्तनांक जो होता है वह सबसे अधिक होता है? ठीक, तो यहाँ पर बैंगनी रंग जो होता है,
बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक जो होता है वह सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है, लाल रंग का सबसे कम होता है और वायु का जो अपवर्तनांक होता है वह सबसे कम होता है। वायु का अपवर्तनांक जो होता है सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। और जो हीरा होता है, हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वह सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। तो रंग में पराबैंगनी किरणें और पदार्थ में हीरा, और वायु का सबसे कम होता है अपवर्तनांक तथा लाल रंग जो होता है ये इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का जो नीला रंग है वह क्यों दिखाई देता है, हमसे बताइए। तो यहाँ पर जो बी नंबर, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? जैसे आप देखे होंगे खिड़की जो होती है या विंडो वगैरह जो होते हैं उनसे जब प्रकाश रूम में घुसता है तो उसमें देखे होंगे कि उसमें बहुत छोटे छोटे जो कण होते हैं वो आपको उड़ते हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकार जब सूर्य से प्रकाश आता है तो वही कण जो होते हैं वो प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, इसी कारण वो प्रकीर्णन होता है। अब उसी प्रकीर्णन के कारण अवशोषित करके वो प्रकीर्ण होने लगते हैं, तो इसी के कारण आकाश जो होता है जिसका रंग नीला दिखाई देता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? अगर हम प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की बात करें तो जैसे हमारे पास प्रिज्म होता है, जब इसमें हम प्रकाश गुजारते हैं तो 7 रंगों में जब यह विभक्त हो जाता है, जैसे जो प्रकाश है यह 7 रंगों से मिलकर बना है। जब हम इससे किरण गुजारते हैं किसी प्रिज्म से, तो प्रिज्म से जब वह वर्णों को अलग अलग विक्षेपित कर देता है उसे ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक। व्यतिकरण क्या होता है? व्यतिकरण जैसे ही अगर हम व्यतिकरण की बात करें तो जैसे प्रकाश जो होता है हमारा वह देखिए कहीं पर प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी, कहीं पर प्रकाश की चाल कम होगी। ठीक। देखिए प्रकाश की चाल कहीं पर ज़्यादा होती है, कहीं पर प्रकाश की चाल कम होती है। तो ये जो भिन्नता है इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक। इसके बाद प्रकाश का अपवर्तन। जब एक माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है तब जब प्रकाश की किरणें जो होते हैं अविलंब से दूर हट जाती हैं या तो नज़दीक चली जाती हैं, यही प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपवर्तन हो जाता है, यानी कि प्रकाश अपवर्तित हो जाता है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखिए आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए सेशन आपको कैसा लगा? देखिए मैंने क्या कर, जितने भी संभावित क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं ऑप्शन में उससे अधिक हम बताने का प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके पास कवर अप हो जाएं। ठीक। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। सेशन पसंद आए तो लाइक करना, अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक करें, तथा सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया हो सब्सक्राइब करें, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया वो शेयर करें। आप जिस भी ग्रुप से जुड़े हैं सब में शेयर करते रहिए। हम पूरा कोशिश करते हैं कि आपको जितना भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको स्टैटिक फॉर्म में सभी चीज़ें हम आपको बता दें, सभी चीज़ों से रूबरू करा दें। ठीक। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यदि आपको कोई डाउट होता है या फिर कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए उसके लिए। अगर आपको और कोई डाउट चाहिए तो हमारा नंबर नीचे स्क्रॉल टेस्ट में चला करता है जिसका 95 80 11 45 70 ये हमारा नंबर है, डायरेक्ट हम संपर्क कर सकते हैं। ठीक। आज की क्लास यहीं तक। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।